पाठ 9 कवि का चुनाव। प्रस्तावना। हजारों में से एक सच्चे कलाकार की पहचान करना बहुत कठिन काम है। हालांकि लगन, मेहनत और उस कला में डूबे हुए कलाकार की प्रतिभा देखकर एक अच्छे कलाकार की पहचान की जा सकती है, परंतु वह अच्छा कलाकार अपनी कला के प्रति सच्चा हो, यह पता लगा पाना मुश्किल काम है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार एक राजा ने एक सच्चे कवि की पहचान की। चांद और सूरज के प्रिय महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, हमें अपने दरबार के लिए ऐसे कवि की जरूरत है जो सच्चा कवि हो। दूसरे दिन नौजवान मंत्री ने नगर में डुगडुगी पिटवा दी। तीसरे दिन 1001 आदमी महल के नीचे खड़े थे और कहते थे, हम कवि हैं। मंत्री ने 21 दिनों में उन सबकी कविताएं सुनी और देखा कि वे सब कविताएं सुंदर शब्दों और रसीले भावों से भरी थी। उनमें मधु की मिठास थी, यौवन की शोभा थी, मद भरी उपमाएं थी और मन को मोह लेने वाले अलंकार थे। मगर उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? नौजवान मंत्री इसका फैसला न कर सका। उसने 1 दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा। चौथे दिन उसने फूल की पंखुड़ियों के कागज पर सुनहरे रंग से 1001 कवियों के नाम लिखे और वह सूची महाराज की सेवा में हाजिर कर दी। महाराज को हैरानी हुई। वे बोले, क्या ये सब कवि हैं? मंत्री ने विनम्रता से सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया, मैंने उनकी कृतियां सुनी हैं और इसके बाद यह नामावली तैयार की है, मगर हमें सिर्फ एक ही कवि की जरूरत है और यह 1001 है। मैं एक सच्चे कवि का चुनाव नहीं कर सका। महाराज ने 1 घंटा विचार किया, 2 घंटे विचार किया, 3 घंटे विचार किया। चौथे घंटे में आज्ञा दी, इन सबको कैद कर दो, इनसे कोल्हू चलवाओ और हुक्म दे दो कि अब से जो आदमी कविता लिखेगा उसके ऊपर हमारे नगर का सबसे बलवान आदमी कोड़े बरसाएगा। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। अब उस नगर में एक भी कवि न था, न कोई काव्य की चर्चा करता था। लोग उन अभागों के संकट की कहानियां सुनते थे और उनके हाल पर अफसोस करते थे। 6 महीने बाद महाराज 1001 कवियों से कैद खाने में मिलने गए और उन सब की तलाशी की आज्ञा दी और 1001 कवियों में से 101 ऐसे निकले जिन्होंने बंदी गृह की कड़ी यातनाओं के बीच रहते हुए भी रात के समय जाग जाग कर पहरेदारों से छुपा छुपा कर कविताएं लिखी और यह न सोचा था कि अगर महाराज को उनके इस अपराध का पता लग गया तो उनका क्रोध जाग उठेगा और नगर का सबसे बलवान आदमी उन पर कोड़े बरसाएगा। महाराज ने अपने मंत्री से कहा, तुमने देखा, ये 900 आदमी कवि न थे, केवल नाम के भूखे थे। इनको 6-6 महीने की तनख्वाह देकर विदा कर दो और ये 101 आदमी किसी हद तक कवि हैं। इनको रहने के लिए हमारा मोर महल दे दो और देखो, इन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब ये कवि अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा भोजन करते थे, रात दिन रास रंग में लीन रहते थे। लोग उनके ऐशो आराम की कहानियां सुनाते थे और अपने दुर्भाग्य पर ठंडी आहें भरते थे। 6 महीने बाद महाराज अपने मंत्री को साथ लेकर एक बार फिर 101 कवियों से मिलने मोर महल चल गए और उन सबको अपने सामने बुलाकर बोले, तुमने 6 महीनों में क्या कुछ लिखा है, हम सुनना चाहते हैं। 101 आराम दासों में से सिर्फ एक ऐसा था जिसने मोर महल की किसी भी इंद्र सभाओं में भाग नहीं लिया था और अपने मन के उद्गारों को शब्दों में बांधता रहा। दूसरे खाते पीते थे और झूमते थे, लेकिन वह एकांत में बैठकर स्वयं ही अपनी कविताएं पढ़ता था और खुश होता था, जैसे जंगल में मोर खुद ही नाचता है और खुद ही देखकर खुश होता है। चांद और सूरज के प्यारे महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, ये 100 आदमी भी कवि न थे, आराम के भूखे थे। जब यह कैद थे इनकी आंखें अपनी दुर्दशा पर रोती थी, क्योंकि उस वक्त इनका जीवन बहारों से खाली था, इसलिए उन दिनों इन्हें अपना जीवन प्यारा न था। उस समय इन्होंने कविताएं लिखी और उनमें अपने भाग्य के अंधेरे का रोना रोया। मगर जब बुरे दिन बीत गए तो ये काव्य और कल्पना की कला भी भूल गए। ये दुख के दिनों के कवि हैं, सुख के समय के कलाकार नहीं। इनको धक्के देकर महल से निकाल दो। इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव बेपरवाह आदमी की तरफ इशारा करके कहा,
यह सच्चा कवि है जिसके लिए दुख और सुख दोनों एक बराबर हैं। यह दुख की रात में भी कविता करता है और सुख के प्रभात में भी कविता करता है। यह मौत के काले रास्ते पर और जीवन की सुंदर घाटियों में भी कविता करता है। यही इसका स्वभाव और यही इसका जीवन है। यह इसके बिना नहीं रह सकता। यह सच्चा कवि है। 1001 कंकड़ों में यही एक हीरा है। हम इसे आज से अपना दरबारी कवि नियुक्त करते हैं। हम इसे भूमांगी तनख्वाह देंगे। इसका काम केवल इतना है कि हमें हर रोज दरबार में आकर एक दोहा या एक कविता सुना जाया करे। कवि ने दरबार में जाकर महाराज को एक दिन दोहा सुनाया, दूसरे दिन कविता सुनाई, तीसरे दिन दोहा सुनाया, चौथे दिन लिख भेजा। मुझसे इस तरह की कविता नहीं हो सकती। मैं उद्गारों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। नौजवान मंत्री ने कहा। यह आदमी कितना अभागा है। मगर महाराज ने कहा, नहीं, यह अभागा नहीं, यह एक सच्चा कवि है। यह आजाद है और यह आजादी की कविता करता है। जो गुलाम होगा वह गुलामी की ही कविता करेगा। यह आदमी दरबार में आए या न आए, इसकी तनख्वाह हमेशा इसके घर पहुंचती रहे। ऐसे उच्च कोटि के कलाकार का भूखा रहना मेरे राज्य का सबसे बड़ा अपमान है। महाराज की बातें सुनकर नौजवान मंत्री की आंखें खुल गई। सुदर्शन, हमने क्या सीखा? सूझबूझ, ज्ञान और कला का सम्मान, आजादी का महत्व तथा सही परख। शब्दार्थ: नौजवान, नवयुवक, अडल्ट, तनख्वाह, वेतन, सैलरी, हाजिर, प्रस्तुत, प्रेजेंट, चुनाव, चुनना, चयन, टू इलेक्ट, उच्च कोटि, ऊंचा दर्जा, हाई पोजीशन, उद्गार, दिल में भरी हुई बात बाहर लाना, टू लाउड आउट, बंदी गृह, जेल, कारागार, जेल, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा, ग्रेट, दुर्दशा, बुरी हालत या दशा, बैड कंडीशन, रास रंग, आनंदमय क्रीड़ा, फन गेम, अभागा, जिसका भाग्य अनुकूल ना हो, अनलकी, मधु, शहद, हनी, सूची, तालिका, नामावली, नेम लिस्ट, अलंकार, रचनागत शब्द योजना, फिगर ऑफ स्पीच, मद भरी, मस्ती से भरी, फन फिल्ड, यातना, कष्ट, पेन, कृतियां, रचनाएं, क्रिएटिव राइटिंग।